आपको लगता है कि सत्ता सेवा करती है? नहीं, सत्ता सिर्फ खुद को बचाने का खेल है। ब्रूस ब्यूनो दे मेस्किता लिखते हैं, राजनीति का पहला नियम है सत्ता में रहो, बाकी सब बाद में आता है। इस किताब में कोई आदर्श नहीं दिए गए। यहां सच को उसी रूप में रखा गया है जैसा वो सत्ता के अंदर होता है, भ्रष्ट, चालाक और निर्दयी। ये किताब आपको बताती है कि नेताओं को जनता की जरूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ अपने चुनिंदा समर्थकों की जरूरत होती है। लोकतंत्र हो या तानाशाही, सत्ता हमेशा अपने हित के नियम बनाती है। और सबसे जरूरी बात, अच्छा व्यवहार सत्ता को बनाए नहीं रखता, बुरा व्यवहार करता है। आप जिस राजनीति को भरोसे, सेवा और विचारधारा समझते हैं, असल में वो एक गिनती का खेल है। कितने लोग चाहिए कुर्सी बचाने के लिए? कितने को रिश्वत दो, कितनों को डरा दो, कितनों को छांट दो? यही तानाशाही का असली खेल है। अब आप तय कीजिए, क्या आप इस खेल को समझना चाहते हैं या ताली बजाते रहेंगे उस मंच के सामने जहां स्क्रिप्ट पहले से तय होती है और किरदार सिर्फ चेहरे बदलते हैं? स्वागत है किताबी मंजिल, आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। चलिए चलते हैं चैप्टर 1 की ओर। चैप्टर 1, सत्ता की असली कुंजी। राजनीति की दुनिया में जो सबसे बड़ा झूठ बोला गया है वो ये है कि नेता जनता के भले के लिए काम करते हैं। ब्रूस ब्यूनो द मेस्किटा और अलास्टेयर स्मिथ इस किताब की शुरुआत में ही साफ करते हैं, राजनीति का असली नियम जनता नहीं होती, बल्कि वो एसेंशियल कोअलिशन यानी वो चुनिंदा लोग होते हैं जिनके समर्थन से कोई सत्ता में आता है और बना रहता है। नेता किसे खुश करते हैं? पूरे देश को? नहीं, सिर्फ उन्हीं कुछ लोगों को जिनकी वफादारी उन्हें गद्दी पर टिकाए रखती है। इन्हें कहते हैं कि सपोर्टिव्स या सेलेक्टोरेट। सुनिए, कोई भी सरकार हो, लोकतांत्रिक या तानाशाही, हर सत्ता व्यवस्था में 3 दायरे होते हैं। नॉमिनल सेलेक्टोरेट यानी पूरी जनता, रियल सेलेक्टोरेट वो लोग जो सच में वोट या समर्थन देते हैं, विनिंग कोअलिशन यानी वो छोटी एलीट जमात जिनका समर्थन सबसे अहम होता है। तानाशाह हो या प्रधानमंत्री, सत्ता वही टिकाता है जो अपनी विनिंग कोअलिशन को वफादार, भयभीत और फायदे में रखता है। अब सोचिए, जब किसी नेता के पास हजारों की जनता है पर सत्ता में बने रहने के लिए सिर्फ 100 लोगों की वफादारी चाहिए, तो क्या वो उन 100 को खरीदेंगे या जनता के लिए काम करेंगे? उत्तर स्पष्ट है। इसलिए लेखक कहते हैं, गुड पॉलिसी इज ऑफ्टन बैड पॉलिटिक्स एंड बैड बिहेवियर इज गुड पॉलिटिक्स। यानी अगर नेता पूरे देश की भलाई का काम करेगा तो संसाधन बंटेंगे, एलीट का कंट्रोल कम होगा और उसकी कुर्सी हिल सकती है। लेकिन अगर वो भ्रष्टाचार से अपनी छोटी कोर टीम को खुश रखे तो सत्ता मजबूत रहती है। तो क्या आप अभी भी मानते हैं कि सरकारें आपकी भलाई के लिए बनती हैं, या अब समझ आने लगा है कि तानाशाही सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि सटीक रणनीति और सीमित लॉयल्टी से चलती है? चैप्टर 2, नियम तोड़ो और जीत पक्की करो। आपको बचपन में सिखाया गया होगा, नियमों का पालन करो, पर सत्ता के खेल में जो सबसे ऊपर होता है वो नियम बनाता भी है और तोड़ता भी है। ब्रूस ब्यूनो द मेस्किटा कहते हैं, एक सफल नेता वही होता है जो जरूरत पड़ने पर नियमों को अपने हिसाब से मोड़ सके। अब जरा सोचिए, अगर कोई नेता सत्ता में बना रह सकता है कुछ गिने चुने लोगों को खुश रखकर, तो क्या वो कभी ईमानदारी से काम करेगा? नहीं, वो कानून बनाएगा तोड़ा हुआ। फायदा उन्हीं लोगों को देगा जो उसकी कुर्सी की नींव है। और अगर जनता सवाल उठाए तो जवाब नहीं, नया डर, नया डिस्ट्रैक्शन मिलेगा। नियम यहां नैतिकता से नहीं चलते, यहां वो चलते हैं जो सत्ता को चलाते हैं। और यही वजह है कि जो नेता नियमों की ज्यादा परवाह करता है वो जल्द ही खेल से बाहर कर दिया जाता है। चैप्टर 3, जनता को सिर्फ उम्मीद दो, ताकत नहीं। नेता जानता है अगर जनता को ज्यादा अधिकार मिल गए तो सवाल पूछे जाएंगे और सवालों से उसकी सत्ता कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए उसे क्या करना है? बस उम्मीदें देना है।
योजनाएं आएंगी, हम सुधार ला रहे हैं, अगले साल यह सब बदल जाएगा। ब्रूस कहते हैं, नेता तब तक सुरक्षित रहता है जब तक जनता को लगता है कि बदलाव बस आने ही वाला है। इस इल्यूजन को बनाए रखना ही तानाशाह का सबसे कामयाब हथियार होता है। कभी कभी वो सस्ता अनाज दे देता है, कभी मुफ्त स्कीमें, पर असली बदलाव कभी नहीं आता, क्योंकि असली बदलाव लाने का मतलब होता है शक्ति बांटना, और कोई भी नेता अपनी ताकत बांटता नहीं है। चैप्टर 4, पैसा वो नहीं जो देश के लिए है, पैसा वो है जो कुर्सी बचाए। अब बात करते हैं सत्ता के सबसे सच्चे ईंधन की, पैसे की। ब्रूस बताते हैं कि जो नेता अपने संसाधनों का इस्तेमाल जनता के भले के लिए करता है, वो ज्यादा समय सत्ता में नहीं टिक पाता। जितना पैसा आपके पास है, उतना ही ज्यादा आप उसे अपने समर्थकों पर खर्च करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, वो सब लग्जरी बन जाते हैं। असल में पैसा जाता है वफादार अफसरों को, चुनाव जिताने वाले मंत्रियों को, और उन व्यापारियों को जो चुनाव में चंदा देते हैं। सत्ता का गणित यही है, पैसा वहीं लगे जहां से कुर्सी बचे। तो अगली बार जब आप देखें कि स्कूलों की हालत बुरी है या अस्पताल में दवाई नहीं, तो समझिए ये गलती नहीं है, ये सत्ता का गणित है। अब तक आप जान चुके हैं, ये तानाशाही सिर्फ डर या हथियार से नहीं चलती, ये बनाई जाती है फैसलों, पैसों और भ्रम के जरिए। क्या आप तैयार हैं उन अगली चालों को समझने के लिए, जिनसे सबसे खतरनाक नेता जनता के दिल और दिमाग पर राज करते हैं? चैप्टर 5, करदाता या गुलाम। पैसा किसका और चलाता कौन है? हर सरकार कहती है हम जनता के पैसों से जनता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन लेखक ब्रूस ब्यूनो द मेस्किता बताते हैं, असल में सत्ता का असली खेल पैसा कहां से आ रहा है नहीं होता, बल्कि पैसा जा कहां रहा है होता है। तानाशाह हो या लोकतांत्रिक नेता, उसके लिए सबसे अहम सवाल होता है, क्या ये पैसा मेरी सत्ता को मजबूत करेगा? अगर जवाब हां है तो पैसा बहाया जाएगा, अगर नहीं तो चाहे स्कूल बंद हों, अस्पताल गंदे हों या किसान मर रहे हों, वो पैसा कहीं नहीं जाएगा। लेखक बताते हैं कि नेता 2 चीजों से चलता है। 1, राजस्व स्रोत, सरकार का पैसा आता कहां से है। 2, जीतने वाली गठबंधन, सरकार चलाने के लिए वफादार लोग कितने हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर किसी तानाशाह को तेल बेचकर अरबों डॉलर मिलते हैं तो उसे जनता से टैक्स लेने की जरूरत नहीं होती, और अगर वो जनता से टैक्स नहीं लेता तो उसे जनता को जवाब देने की जरूरत भी नहीं होती। यही कारण है कि प्राकृतिक संसाधनों वाले देश ज्यादातर भ्रष्ट और तानाशाही व्यवस्था वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जनता की जरूरत ही नहीं होती, न वोट के लिए न टैक्स के लिए। सत्ता का पूरा ध्यान इस पर रहता है, पैसा सिर्फ उन्हें दिया जाए जो सत्ता बनाए रखते हैं, यानी अधिकारी, उद्योगपति और कुछ गिने चुने समर्थक। बाकी जनता, उसे बस इतना दो कि वो बगावत न करे और उम्मीद में जिए कि शायद कल कुछ बदलेगा। चैप्टर 6, ज्यादा लोगों से वोट मत मांगो, भरोसेमंदों से लॉयल्टी खरीदो। आप सोचते होंगे कि लोकतंत्र में चुनाव जनता तय करती है, पर लेखक कहते हैं वोटर्स की संख्या नहीं, जरूरी वोट्स का गणित सत्ता तय करता है। एक तानाशाह को सत्ता में रहने के लिए शायद सिर्फ 20 लोगों की जरूरत होती है, और एक लोकतांत्रिक नेता को 5 लाख वोटों की। क्या आप समझ रहे हैं फर्क? छोटा समर्थन समूह एचजी ज्यादा पर्सनल फायदे, बड़ा समर्थन समूह स्टार बंटा हुआ संसाधन। इसीलिए तानाशाह या करप्ट नेता कभी नहीं चाहता कि उसका विनिंग कोलिशन बहुत बड़ा हो। वो चाहता है कुछ लोग हों जिन्हें वो पैसा, पावर और सुरक्षा दे सके, और वो लोग उसे कभी गिरने न दें। अब सोचिए, अगर कोई नेता पैसे, पद या डर से अपने खास 50 लोगों को कंट्रोल कर सकता है, तो उसे जनता को गिनने की क्या जरूरत? नेता की सबसे बड़ी चिंता ये नहीं होती कि देश कैसे चलेगा, बल्कि ये कि उसे गिराए कौन सकता है। और इसीलिए वो हर उस आदमी को हटाता है जो कोalition के दायरे से बाहर है। एक साफ संकेत 0.000।
तुम मेरे काम के नहीं हो तो तुम्हारी आवाज भी जरूरी नहीं। चैप्टर 7, क्यों होता है सत्ता में रहते ही भ्रष्टाचार का जन्म? ब्रूस कहते हैं, करप्शन इज नॉट अ बग, इट्स अ फीचर। यानी भ्रष्टाचार कोई गलती नहीं है, वो एक डिजाइन है जिससे सत्ता चलती है। एक नेता जानता है अगर वो हर समर्थक को ईमानदारी से पैसा नहीं दे सकता तो वो उन्हें लूट की छूट देगा। जैसे अफसर को घूस लेने दो, कॉन्ट्रैक्टर को 10 गुना रेट पर टेंडर दो, मंत्री को ब्लैक मनी के रास्ते खोल दो। क्यों? क्योंकि इससे वो लोग नेता के प्रति लॉयल बने रहते हैं। अगर कोई नया नेता आ गया तो सब डरते हैं कि अब हमारा जुगाड़ बंद हो जाएगा। यानी भ्रष्टाचार एक रिवॉर्ड सिस्टम है ताकि सत्ता में स्टेबिलिटी बनी रहे। इसीलिए भ्रष्ट लोग मिलते हैं, पर ईमानदार सिस्टम नहीं मिलता, क्योंकि ईमानदार लोग सत्ता को डराते हैं जबकि भ्रष्ट लोग सत्ता को बचाते हैं। चैप्टर 8, अगर नेता जनता के हित में सोचे तो सत्ता चली जाएगी। शायद आपको लगे कि अगर कोई नेता सच में जनता के लिए सोचे तो देश बदल जाएगा, लेकिन लेखक कहते हैं ऐसा करने वाला नेता बहुत ज्यादा दिन सत्ता में नहीं टिकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो अपने कोलिशन से पैसा छीनकर जनता पर खर्च करना शुरू करता है, उसकी वफादार टीम उसके खिलाफ हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक डॉन अपनी गैंग को पैसा देना बंद कर दे या एक कंपनी सीईओ अपने इन्वेस्टर्स को नजरअंदाज कर दे। वो कब तक बच पाएगा? राजनीति में विचारधारा नहीं, इंसेंटिव चलता है। अगर नेता अपने लोगों को फायदे नहीं देगा तो चाहे जितना भी अच्छा काम करे वो हटा दिया जाएगा। और इसलिए जो सबसे बुरे निर्णय लगते हैं वो अक्सर सत्ता को सबसे ज्यादा मजबूती देते हैं। चैप्टर 9, जनता की नहीं सत्ता की परवाह। आप सोचते हैं नेता जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, पर ब्रूस ब्यूनो द मेस्किटा और अलास्टेयर स्मिथ बताते हैं सच्चाई इससे उलट है। तानाशाह की पहली चिंता जनता नहीं बल्कि उसकी वफादार टीम होती है, जिसे वो एसेंशियल सपोर्टर्स कहते हैं। मतलब जब तक कुछ गिने चुने लोग तानाशाह से खुश हैं, उसे बाकी जनता से कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल देखिए, उत्तर कोरिया में लोग भूखे मर रहे हैं पर सत्ता पर बैठे लोग आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि किम जोंग उनको सिर्फ अपनी कोर टीम को खुश रखना है, बाकी सब इरेलेवेंट है। इसलिए आप देखेंगे कि ऑथोरिटेरियन रिजीम्स में अक्सर पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स कमजोर होते हैं और लॉयल्टी बाइंग स्कीम्स ज्यादा। वो ब्रिजेस नहीं बनाते, बॉन्ड्स बनाते हैं ताकि कुर्सी न डगमगाए। असल सवाल यह है, क्या भारत जैसी डेमोक्रेसी में भी कहीं ना कहीं यही मॉडल छिपा है? चैप्टर 10, रिश्वत, इनाम और सत्ता का खेल। एक अच्छा नेता वो होता है जो जनता की सेवा करे, पर इस किताब में कहा गया है अच्छा नेता वो है जो अपनी कुर्सी बचा सके, चाहे किसी भी तरीके से। और इसका सबसे कारगर तरीका है आर्थिक इनाम। डिक्टेटर्स अक्सर पब्लिक पॉलिसी नहीं, पर्सनल प्रॉफिट पर ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल, कई अफ्रीकी देशों में नेचुरल रिसोर्सेज का पैसा जनता की शिक्षा या स्वास्थ्य में नहीं जाता, बल्कि रूलर्स की निजी तिजोरी में चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने लॉयल लोग नहीं खरीदे तो सत्ता हाथ से निकल जाएगी। लेखक बताते हैं जब रूलर्स अपनी इनकम से राज्य चलाते हैं तो जनता सेकेंडरी बन जाती है। जैसे भारत में कभी लाइसेंस राज था, जहां परमिशन लेना ही ताकत की पहचान थी। इसलिए सवाल ये नहीं कि नेता क्या दे रहा है, सवाल ये है किसे दे रहा है और क्यों। चैप्टर 11, क्रांति क्यों असफल होती है। इतिहास गवाह है हजारों क्रांतियां हुई, लेकिन उनमें से ज्यादातर नाकाम रहीं। लेखकों का कहना है इसका एक कारण है, बिना रिसोर्सेस के सिर्फ नाराजगी से सत्ता नहीं बदलती। आप चाहे अरब स्प्रिंग देखिए या रंग क्रांतियां, शुरुआत जोश से होती है, लेकिन अगर नेताओं की कोर टीम टूटती नहीं तो क्रांति रुक जाती है। तानाशाह जनता के गुस्से से नहीं डरता, उसे डर है अपनी इनर सर्कल के बदलने से। एग्जाम्पल, जब मुअम्मर गद्दाफी की सेना ने उसका साथ छोड़ दिया तब जाकर सत्ता बदली, वरना स्लोगन्स और प्रोटेस्ट से सिर्फ हेडलाइंस बनती हैं
सत्ता नहीं हिलती। तो अगर बदलाव चाहिए तो आवाज से ज्यादा जरूरत है स्ट्रैटेजी की। चैप्टर 12, लोकतंत्र में भी है तानाशाही की छाया। आपको लगता है सिर्फ डिक्टेटरशिप्स में मैनिपुलेशन होता है? लेखक बताते हैं डेमोक्रेसी भी एक मॉडिफाइड डिक्टेटरशिप है। सिर्फ फर्क इतना है कि यहां एसेंशियल सपोर्टर्स ज्यादा होते हैं, जिन्हें हम वोटर्स कहते हैं। पर असल खेल वही है, अपने ग्रुप को खुश रखने का। एग्जाम्पल, भारत में फ्री बीज और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स क्यों फ्लरिश करती है? क्योंकि पॉलिटिशियंस जानते हैं सत्ता में आने के लिए उन्हें सारे वोटर्स की नहीं, सिर्फ विनिंग मार्जिन की जरूरत है। इसलिए नेता चुनाव के पहले स्कूल्स और हॉस्पिटल्स नहीं, बल्कि जातिगत प्रॉमिसेस और कैश बेनिफिट्स की पॉलिटिक्स करते हैं। तो लोकतंत्र का असली इम्तिहान तब होता है जब जनता खुद समझे कि वो सिर्फ वोट डालने के लिए नहीं, सवाल पूछने के लिए भी जिंदा है। चैप्टर 13, तानाशाह का आखिरी हथियार, डर का खेल। आपको लगता है डर सिर्फ जनता को होता है? नहीं, एक तानाशाह सबसे ज्यादा डरता है अपनी ही सत्ता से गिरने का। ब्रूस ब्यूनो द मेस्किटा अपनी इस किताब में बताते हैं कि किसी भी तानाशाह के पास सबसे घातक लेकिन सबसे जरूरी हथियार होता है, डर फैलाना। लेकिन यह डर सिर्फ जनता में नहीं होता, बल्कि उसकी पूरी टीम, पूरा राजनीतिक ढांचा, यहां तक कि उसका सबसे करीबी साथी भी उससे डरा होता है। शुरुआत, अगर मैं सच बोल दूं तो आप कल्पना कीजिए, कोई अफसर है जो तानाशाह के सामने एक सच्ची रिपोर्ट लेकर जाता है, पर वो सोचता है अगर मैं बता दूं कि किसान विरोध में हैं, अगर मैंने कह दिया कि सेना में असंतोष है, अगर मैंने गलती पकड़ ली तो शायद अगली सुबह मेरी नौकरी क्या, मेरी जिंदगी भी ना बचे। तो वो क्या करता है? सच छुपा लेता है, क्योंकि तानाशाह ने ऐसा माहौल बना दिया होता है जहां सच्चाई बोलना अपनी मौत को बुलाना होता है। तानाशाही का नियम, डर फैलाओ ताकि कोई तुम्हें चुनौती न दे सके। ब्रूस बताते हैं तानाशाह जानता है कि अगर वो थोड़ा भी कमजोर दिखा या कोई उससे असहमत हो गया तो उसकी सत्ता खिसक सकती है। इसलिए वो डर का ऐसा माहौल बनाता है जहां अफसर हां में हां मिलाते हैं, मीडिया सिर्फ उसकी तारीफ करता है, जनता अपने हक मांगने से डरती है और विरोध करने वाले गायब हो जाते हैं। ये डर एक तानाशाह की सबसे मजबूत दीवार है। रियल एग्जाम्पल, किम जोंग उन और परिवार का कत्ल। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने क्या किया? अपने ही चाचा को मरवा दिया। क्यों? क्योंकि उसे शक था कि वो सत्ता छीन सकता है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान अपने ही खून से इतना डरे तो बाकी दुनिया से वो कितना डरेगा? ब्रूस कहते हैं तानाशाह अपने ही सिस्टम को शक की नजरों से देखता है और इसीलिए वो सिस्टम को ओपन नहीं रखता, ट्रांसपेरेंट नहीं बनाता, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाता है जिसमें कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। डर के इस माहौल में सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? जब सब लोग डर के मारे चुप रहते हैं तो तानाशाह को कभी असली सच्चाई पता नहीं चलती। उसे लगता है सब बढ़िया चल रहा है, जबकि जमीन पर लोग भूखे हैं, गुस्से में हैं और एक चिंगारी का इंतजार कर रहे हैं। तानाशाही की ये सबसे बड़ी भूल होती है। डर में डूबे हुए लोग कभी सच्ची सलाह नहीं देते और फिर एक दिन वही चिंगारी जलती है। लेखक कहते हैं तानाशाह खुद अपने बनाए डर के जाल में फंस जाता है। वो सोचता है कि सब उसके नियंत्रण में है, जबकि हकीकत ये होती है कि लोग उससे नफरत करने लगते हैं, पर बोलते नहीं, बस एक सही मौके का इंतजार करते हैं। कभी आपने सोचा है, किसी ऑफिस में बॉस इतना डरा देता है कि कोई अपनी राय नहीं देता। वो टीम बाहर से मजबूत दिखती है पर अंदर से खोखली होती है। तानाशाही भी कुछ ऐसी ही होती है, बाहर से ताकतवर, अंदर से डरी हुई। अगला अध्याय बताएगा कि कैसे तानाशाह रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट का खेल खेलता है, सिर्फ सत्ता बचाने के लिए। चैप्टर 14, जनता नहीं, जरूरत सत्ता की होती है। आप सोचते हैं जनता ही देश का आधार है, पर राजनीति की असली किताब कहती है सत्ता जनता से नहीं, जरूरत से चलती है। लेखक ब्रूस ब्यूनो दे मेस्किटा बताते हैं कि किसी भी तानाशाह का पहला फर्ज ये होता है
अपनी कुर्सी बचाना। और कुर्सी बचाने के लिए उसे जनता नहीं, उन लोगों की जरूरत होती है जो उसे कुर्सी पर बनाए रखते हैं, यानी कोअलिशन। आपने देखा होगा, चुनाव जीतने के बाद नेता अचानक जनता की नहीं, कुछ खास लोगों की सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि कुर्सी उन्हीं से चली है और गिर भी उन्हीं से सकती है। इसलिए तानाशाहों के लिए सत्ता का खेल होता है जरूरत की राजनीति। जिसे पावर में रहने की जरूरत हो, वो सिर्फ जनता की नहीं, उन पायों की सेवा करता है जो उसके शासन को टिकाए रखते हैं। चैप्टर 15, शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं, नियंत्रण जरूरी है। आपने सुना होगा, अगर नेता सच में जनता की सेवा करना चाहे तो शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार दे। लेकिन द डिक्टेटर्स हैंडबुक एक कड़वी सच्चाई बताता है। तानाशाहों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य का विकास खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि पढ़ी लिखी जनता सवाल पूछती है और सवाल सत्ता के लिए सबसे बड़ा डर होता है। इसलिए तानाशाह अपनी जनता को बस इतना ही ज्ञान देते हैं कि वो काम करे, कर भरे, पर सोचने की ताकत ना आए। आपको लगता होगा कोई भी देश जितना अमीर होगा वहां शिक्षा और स्वास्थ्य उतने बेहतर होंगे, पर सच ये है, तानाशाह की मर्जी से ही तय होता है कि कौन जिए, कौन सीखे, कौन पूछे और कौन चुप रहे। चैप्टर 16, भ्रष्टाचार, तानाशाही की खाद। आपको लगता होगा कि भ्रष्टाचार सत्ता को कमजोर करता है, पर इस किताब के अनुसार भ्रष्टाचार ही तानाशाही को मजबूत करता है। जब राजा अपने मंत्रियों को चोरी करने की इजाजत देता है तो वो मंत्री राजा के वफादार बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर चोर जानता है कि अगर राजा गया तो अगला शासक उसे पकड़ लेगा। इसलिए वो राजा से चिपके रहते हैं, उसे गिरने नहीं देते। ये रिश्ता कोई नैतिकता पर नहीं, बल्कि डर और लोभ पर बना होता है। आपने कई बार सुना होगा, इतना खुला भ्रष्टाचार कैसे चल रहा है? क्योंकि वही भ्रष्टाचार ही तानाशाह की सबसे मजबूत ढाल है। चैप्टर 17, राजा के लिए जनता को भूखा रखो। ये वाक्य आपको असंवेदनशील लग सकता है, पर सत्ता की असलियत इससे भी ज्यादा बेरहम है। लेखक बताते हैं, जब जनता भूखी रहती है तो वो विरोध नहीं कर पाती। भूख इंसान को लड़ने की नहीं, जीने की लड़ाई में उलझा देती है। और तानाशाह जानते हैं, जितना जनता जिंदा रहने में उलझी रहेगी उतना ही वो बदलाव की बात भूल जाएगी। अफ्रीका के कई देशों में इसी सोच के तहत फसलें सड़ जाती हैं, पर जनता तक नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि भूखी जनता कभी संगठित नहीं हो सकती। इसलिए तानाशाही का एक अघोषित नियम होता है, लोगों को कभी इतना सशक्त मत बनाओ कि वो तुम्हें चुनौती दे सकें। चैप्टर 18, कर्ज, मदद और विदेशी खेल। जब कोई तानाशाह IMF या वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेता है तो सोचिए उसका मकसद क्या होता है। क्या वो सच में जनता की भलाई चाहता है? किताब कहती है नहीं। अक्सर ये पैसे जनता तक पहुंचते ही नहीं, बल्कि ये खर्च होते हैं सत्ता बनाए रखने वालों पर, सेना पर, प्रचार पर और अपनी कोalition को खुश रखने पर। विदेशी मदद को भी यही तानाशाही खेल समझिए। अगर कोई देश अमीर देश से सहायता पाता है तो वो तानाशाह को और ताकतवर बना देता है। क्यों? क्योंकि अब जनता पर निर्भरता और भी कम हो जाती है, और जब नेता जनता से डरता ही नहीं तब उसे जवाबदेह बनने की कोई मजबूरी नहीं होती। चैप्टर 19, लोकतंत्र, सत्ता की सबसे चालाक चादर। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या लोकतंत्र में सब ठीक होता है? पर लेखक बताते हैं, लोकतंत्र भी बस एक अलग तरह की तानाशाही हो सकता है। कैसे? क्योंकि लोकतंत्र में भी सत्ता उन्हीं पर टिकी होती है जो आपको जितवाते हैं, चाहे वो बिजनेस लॉबी हो, मीडिया हो या कोई विशेष जातीय समूह। बहुमत एक भ्रम हो सकता है। असली खेल वो लोग खेलते हैं जो डिसाइसिव वोट्स डालते हैं। इसलिए कई बार आप देखते हैं कि नेता चुनाव जीतने के बाद आम लोगों की जगह उन्हीं की बात सुनते हैं जो उनकी जीत की चाबी थे। लोकतंत्र एक नकाब हो सकता है सत्ता का असली चेहरा छुपाने के लिए। चैप्टर 20, सत्ता का अंतिम सत्य। इस आखिरी अध्याय में लेखक एक नग्न सच सामने रखते हैं। राजनीति नैतिकता से नहीं चलती,
सत्ता से चलती है। जो सत्ता को समझता है वही दुनिया को चला सकता है। आप कितने भी अच्छे हों, कितने भी ईमानदार हों, लेकिन अगर आप सत्ता के खेल को नहीं समझते तो आप मोहरे ही रहेंगे। तानाशाह का सबसे बड़ा हथियार है जनता की मासूमियत और सबसे बड़ा डर है जनता की जागरूकता। इसलिए लेखक कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई न सताए तो सत्ता की असलियत जानिए। राजनीति में अच्छाई तब तक चलती है जब तक वो किसी को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन जैसे ही आपकी अच्छाई किसी की कुर्सी हिला दे, वो आपको कुचलने में एक पल नहीं लगाएगा। कंक्लूजन फाइनल। राजनीति की आंखों में आंखें डालकर देखो। अब तक आपने जो सुना वो न किताबों में पढ़ाया जाता है, न न्यूज़ चैनल दिखाते हैं। ये तानाशाहों का असली खेल है, जिसमें सत्ता इंसानियत से नहीं गणित से चलती है, जहां इंसानों की नहीं वोटों, गठबंधनों और दबाव की गिनती होती है। लेकिन अब आप मासूम नहीं रह सकते। अब आपको वो बातें पता हैं जो आम जनता नहीं जानती। पर यहीं पर सवाल उठता है, क्या आप इस जानकारी को सिर्फ सुनेंगे या सच में कुछ सोचेंगे? अगर ये ऑडियो बुक आपके अंदर की राजनीति को बदल पाई है तो हम आपको एक और किताब की सिफारिश करना चाहते हैं, द प्रिंस बाय